ओके। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्त? सो आई होप वी आर रिकॉर्डिंग। फेयर इनफ। सब बढ़िया चल रहा होगा। आई होप पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होगे। दो न्यूज़पेपर एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड रहते नहीं हैं, बट हैविंग सेड दैट, अगर एक भी बच्चा देख रहा है तो आई एम हैप्पी टू रिकॉर्ड अ वीडियो ऑन दैट व्हेनेवर आई गेट टाइम। सो लेट्स सी द डिस्कशन। न्यूज़पेपर डिस्कशन में क्या क्या टॉपिक है। बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन, दिस इज रेलेवेंट। ये किस एग्जाम के लिए रेलेवेंट है दोस्त? ये बीपीएससी के लिए रेलेवेंट डिस्कशन होगा। प्राइमरली उसी के लिए रेलेवेंट होगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको उसी परीक्षा से रिलेटेड जो जो न्यूज़ आर्टिकल्स इसमें पढ़ने हैं, जो पढ़ने चाहिए आपको, उसको हम थोड़ा सा ब्रश अप कर दें, थोड़ा सा टच अप ऑन करते हुए निकल जाएं, ताकि आपको वो समझने में आसानी हो। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। हम बीपीएससी परीक्षा के प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम्स के लिए जो जो इम्पोर्टेंट होगा, हम उस पर चर्चा करते हुए हम निकल जाएंगे। ठीक है, लेट्स सी। पहला है, बहुत पैसा है सरकार के पास, तो सरकार तो ऐड दे ही सकती है, बट इसमें कुछ काम की चीज़ें अपने लिए हैं दोस्त। एक है बरौनी गुवाहाटी नेचुरल गैस पाइपलाइन अंडर पीएम ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट। ठीक है, चूंकि ये बरौनी आ रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए, दीज आर हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट्स जो कि नॉर्थ ईस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम विजन फॉर एम्पावरिंग नॉर्थ ईस्ट टू बी द अष्ट लक्ष्मी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसमें 12 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से दो प्रोजेक्ट्स हमारे काम के हैं। एक बरौनी गुवाहाटी नेचुरल गैस पाइपलाइन अंडर पीएम ऊर्जा गंगा ऊर्जा, ये आप याद रखेंगे। और कॉस्ट याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, बट ये आपको याद होना चाहिए। बरौनी गुवाहाटी नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पीएम ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के तहत बन रहा है। सिमिलरली देर इज अनदर प्रोजेक्ट, एक और प्रोजेक्ट है जिसको नाम दिया है इन्होंने एनहांसमेंट ऑफ पंपिंग कैपेसिटी ऑफ बरौनी बोंगाईगांव गुवाहाटी सेक्टर ऑफ नहरकटिया बरौनी क्रूड ऑयल पाइपलाइन। सो दिस, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पंपिंग कैपेसिटी बढ़ानी है। किसकी? पाइपलाइन की, क्रूड ऑयल पाइपलाइन की, जो कि बरौनी बोंगाईगांव। बोंगाईगांव कहाँ है? अगर कोई लोग गुवाहाटी की तरफ जाते हैं तो उनको पता चलेगा कि बोंगाईगांव बीच के रास्ते में आता है, गुवाहाटी के पास एक जगह है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप नहीं भी कुछ पढ़ेंगे तो फेयर इनफ है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, लेट अस मूव अहेड, लेट अस गो अहेड एंड सी कि क्या है और क्या प्रोजेक्ट है, क्या चीज़ पढ़ना है अपने को। क्या ये चीज़ पढ़ना है। ये हेल्थ वाले सेक्टर में मेंस में कभी भी आपको लिखने का मौका मिलेगा तो यू कैन यूज़ दिस डेटा। ठीक है, कह रहा है कि हाफ ऑफ आयुष्मान बेनिफिशियरी जो स्कीम है, उन्होंने क्या किया है? प्राइवेट सेक्टर यानी प्राइवेट डॉक्टर्स को एक्सेस किया है, जिसमें से कि 53% पेशेंट्स जो हैं वो मेजरली 5 स्टेट से आते हैं। दो स्टेट्स आर सदर्न स्टेट्स ऑफ द कंट्री। जबकि आप देखेंगे कि ओवरऑल पेशेंट, अगर 100 पेशेंट इनरोल्ड है इसमें, तो इसमें से 15% पेशेंट ही सदर्न स्टेट्स के हैं। लेकिन ये तो एनरोलमेंट की बात हो गई इस स्कीम के तहत, लेकिन जो एक्सेस टू द स्कीम है या जो इस स्कीम का फ़ायदा उठाने की बात है, उसमें आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 50% पेशेंट्स फ़ायदा कौन उठा रहा है? ये जो 5 सदर्न स्टेट्स के लोग हैं वो उठा रहे हैं। देखते हैं हम, लेट मी जूम इट। ये फ्लैगशिप स्कीम है जिसका नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएमजे है। पीएमजे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके 2018 में हुआ था, जिसके तहत है कि 60-40 है। 60% खर्चा इसका सेंटर को उठाना है, 40% खर्चा स्टेट को उठाना है। हाउएवर इन द केस ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स 90:10 का रेशियो है। ठीक है, अब मैं आपको, ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं जो कुछ डेटा आपको देना चाह रहा हूँ, दैट डेटा विल बी हियर। या कभी लॉन्च हुआ? ये लॉन्च हुआ 2018 में। What does it aim to achieve? It aims to achieve universal health coverage and substantially decrease out of pocket। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अचीव करना चाह रहा है और लोगों के हेल्थ केयर पे खर्चा को कम करना चाह रहा है। ठीक है, इतना पैसा अभी तक इस स्कीम के अंतर्गत खर्च हो चुका है, जिसमें से 67% ऑफ द पैसा हैज वेंट टू प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी। 5 सदर्न स्टेट्स कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, जिसमें 17% ऑफ आयुष्मान कार्ड होल्डर्स हैं। ठीक है, बट दे अकाउंट फॉर अ सब्सटैंशियल 53% ऑफ टोटल पेशेंट इन द कंट्री। व्हाट डज दिस शो? सदर्न स्टेट्स का ये क्या शो करता है? देयर अक्नॉलेजमेंट टुवर्ड्स इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ।
एक चीज़ ये है, क्यों ऐसा हो रहा है? दिस मे हैव इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशन ऑफ लिटरेसी ऑल्सो। लिटरेसी, अगर लिटरेसी रेट्स ज़्यादा हैं, लोगों के बीच अवेयरनेस ज़्यादा है, तो उसका भी इम्प्लीकेशन है इस पे। ठीक है, आप देखोगे एक और डेटा ये दे रहा है, चूंकि अभी इलेक्शन है और आपको पता है डेटा इज द न्यू ऑयल कहते थे, अब न्यू तो नहीं, अब न्यू ऑयल तो चिप हो गया है, जैसे हम आपको अक्सर बताते रहते हैं। आज के सेशन में भी हम आपको उसका इंपॉर्टेंस देंगे। ये कह रहा है 60% ऑफ टोटल 5.47 करोड़ पेशेंट हु अवेल द स्कीम ओवर 5 years वेर फ्रॉम 5 स्टेट्स, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब आप देखो, केरला में नॉन बीजेपी रूल गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ में भी इससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। So this suggests that despite controversies between the center and opposition ruled state over schemes and funding, the impact of Ayushman Bharat scheme is not limited to the states governed by the ruling party at the center. मतलब ये कहना चाह रहा है कि रूलिंग पार्टी, मतलब बीजेपी पार्टी अगर सेंटर पे रूल कर रही है, तो जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं वहाँ के लोगों ने भी इस फैसिलिटी का इस्तेमाल बहुत भरपूर मात्रा में किया है। आपको ये बात जान के अच्छा नहीं लगेगा कि दिल्ली, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के लोगों ने इस स्कीम से ऑप्ट आउट करने का, लोगों ने क्या, वहाँ की सरकारों ने कहा है कि हम इस स्कीम से ऑप्ट आउट करेंगे। दो कारण हो सकते हैं, प्राइमरली तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस होंगे, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे, इसलिए किया है। और दूसरा, वो 40% पैसा जो उनको खर्च करना है इसमें, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। उनको लगता है कि उनके खुद के स्कीम्स जो हैं वो हैम्पर आउट हो जाएंगे, उन पर इम्पैक्ट पड़ जाएगा, इसलिए उन्होंने ऑप्ट आउट किया है। और उनका खुद का मानना है कि मेरे यहाँ जो स्टेट ओन्ड स्कीम्स हैं, हेल्थ स्कीम्स हैं, दे आर फेचिंग गुड रिजल्ट्स, इसलिए वो नहीं करते हैं। ठीक है, आप इसके बारे में और पढ़ेंगे, इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ेंगे आप। मेरे को आपसे इतनी ही बात करनी थी इस बारे में। सुधा मूर्ति को राज्यसभा का मेंबर पिक कर लिया गया है, ठीक है, आप इसके बारे में भी पढ़ लेंगे, नीचे वाले पेज में है, थोड़ा ब्रश अप ऑन करते हुए अपन निकल लेंगे उसको। Fair enough, let us go. विकसित भारत, विकसित नॉर्थ ईस्ट काम की चीज एक यहाँ पे है, एकता मॉल, टू प्रमोट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, GI टैग प्रोडक्ट एंड अदर इंडिजिनस प्रोडक्ट्स। सिमिलरली आप देखेंगे कनेक्टिंग अरुणाचल, जब भी आप टेक्नोलॉजी का आंसर लिखेंगे, व्हाई इज टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी अपार्ट फ्रॉम डूइंग मेनी अदर वंडर्स, टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, नॉट कनेक्टेड लोगों को कनेक्ट कर रहा है, एंड दे आर ब्रिंगिंग देम इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये बात आपको लिखना पड़ेगा, और इसका आप एग्जाम्पल देंगे कनेक्टिंग अरुणाचल। फेयर इनफ, लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, लेट अस सी दिस, ये भी मेंस का पार्ट है आपका, ग्लोबल साउथ। जब आप पढ़ोगे ग्लोबल साउथ, उसमें आपको ये लिखना है, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है आपके पास, वाई एंड हाउ इंडिया इज बिकमिंग द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। तो कह रहा है जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, ही इज सेइंग कि ग्लोबल साउथ बिलीव्स इन इंडिया, चाइना डज नॉट टेक पार्ट इन द मीटिंग्स, इसलिए ग्लोबल साउथ को इंडिया पे भरोसा है। ये बात कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ में 125 कंट्रीज हैं, कुछ डेटा यहाँ से उठा लो आप। ठीक है, कि 125 कंट्रीज ऑफ द प्लेटफॉर्म प्लेस देयर ट्रस्ट इन इंडिया and that China skipped the 2 meetings conveyed by the India. This is not important, China skipped the 2 meetings. ये क्यों अपना भरोसा भारत पे जता रहे हैं, ये जो 125 देश हैं ग्लोबल साउथ के, उनके लिए ये उस बात को सब्सटैंशिएट करते हैं यहाँ से। वो कहते हैं कि दिस फीलिंग हैज़ बिन इंटेंसिफाइड बाय द कोविड, बिकॉज मैनी कंट्रीज जो ग्लोबल साउथ के हैं, जिनको लगता था कि उनको वैक्सीन मिलने के लाइन में वो सबसे पीछे खड़े हैं, उनको भारत देश ने वैक्सीन प्रदान किया। दे इवन फेल्ट कि जब G20 की मीटिंग हो रही थी और उनके मुद्दे, जो इंपॉर्टेंट मुद्दे थे, वो कहीं पीछे छूट जा रहे थे, तो भारत ने जब G20 की प्रेसिडेंसी की तो उनके मुद्दों को रेज किया, उनके एजेंडा को रेज किया। इसलिए इंडिया, इन कंट्रीज को भरोसा है कि इंडिया इज द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। ठीक है, ये पॉइंट्स आप अपने नोट्स में ज़रूर ऐड ऑन करेंगे जब भी पढ़ेंगे आप मेंस के लिए, तो नोट्स प्लीज़ ऐड दीज पॉइंट्स। जो दक्ष वाले बच्चे हैं, प्लीज़ डू ऐड दीज पॉइंट्स, अगर नहीं आपने लिख रखा है पहले से, तो अगर लिख रखा है तो बहुत बढ़िया, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, और क्या ही है। PM
गिव्स मैक्सिमम लाइक्स टू न्यू एरा इन्फ्लुएंसर। पीएम जी को हमको लगता है स्टॉक्स और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए। इन फ्यूचर इनको समझ में आ जाता है, दो आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन, लेकिन इनको इलेक्शन के समय में क्या करना चाहिए इनको बहुत बढ़िया से पता है। सो ही मस्ट इन्वेस्ट, मतलब स्पेकुलेट कर लेते हैं। तो स्पेकुलेटिव मार्केट आरबीआई के हिसाब से कौन सा है? स्पेकुलेटिव मार्केट आरबीआई भी रिसेंटली आई वाज लुकिंग एट अ इंटरव्यू ऑफ आरबीआई गवर्नर, वहां पे इन्होंने ये बातें कही। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट इन व्यू ऑफ किसान आंदोलन, या फिर जो टॉपिक है अपना डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर कह लो, या फिर आप एग्रीकल्चर टॉपिक से, ये इंपॉर्टेंट है। इनका कहना है कि 2027 तक पैक्स जो है वो हर विलेज में होगा। व्हाट इज पैक्स? पैक्स इज प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज इन दैट शुड बी अवेलेबल इन एवरी विलेज। ये कौन है? होम मिनिस्टर तो हैं, बट ये बात ये किस नाते कह रहे हैं? ये यूनियन कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, तो बहुत लोगों को ये बात पता ही नहीं होगी। इनकी होम मिनिस्ट्री के चर्चे इतने हैं कि बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि Mr. Shah, Sri Amit Shah, is also Union Corporation Minister. So he said कि 20 नए activities will be associated with PACS, enabling them to generate profits. The computerization of PACS has opened up many possibilities for their development. इन्होंने एक नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस, एक रिपोर्ट भी जनरेट किया है जिसमें काफ़ी बातें कर रहे हैं। आप इस आर्टिकल को भी ज़रूर पढ़िएगा। द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज, जो आपको अपने आंसर में लिखना है कि this packs will be generated, will be created in every village by 2027. Do remember to write this point in your notes. ये छोटे छोटे पॉइंट्स जब आप अपने आंसर्स में लिखेंगे तो आपका आंसर काफ़ी निखर के आएगा। इन्हीं पॉइंट से निखर के आता है दोस्त। जो मेंस के बच्चे हैं उनको तो हम ये सब बताएंगे ही, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि लेट योर टीचर वर्क फॉर यू। सॉरी पापा, जेई नहीं हो पाएगा, 16 ईयर ओल्ड एंड्स लाइफ। क्यों भाई, जेई नहीं होगा तो कौन सा तूफानी चीज़ हो जाएगा? जेई के लोग करके ही क्या कर रहे हैं आज, देखो ना। तो कौन सा बड़ा बात है जेई करना यार? ठीक है, एक ज़माने में लगता है ज़िंदगी से बड़ा थोड़ी है, बड़ा बात तो है ही है, ज़िंदगी से बड़ा नहीं है यार। कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग जेई करके भी आज बहुत कुछ तूफानी नहीं कर पा रहे हैं जीवन में, आप इस बात को मानिए। जेई करने से आप एक, ठीक है, एक माइलस्टोन टाइप का हो जाएगा, बट लाइफ इज़ बियॉन्ड दैट यार। देयर आर मेनी पीपल जो प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हुए हैं। आई नो मैनी ऑफ देम, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स जो मेरे स्कूल के हैं प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हुए हैं यार, बट दे आर डूइंग वंडर्स। एक NIF फैशन टेक्नोलॉजी में एक हमारे स्कूल का जूनियर है, बड़ा अच्छा कर रहा है यार। यूट्यूब इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, वो बहुत शानदार कर रहा है। तो जेई वही ठीक है, पुराने ज़माने में जब लोगों को नहीं उतना पता था तो जेई कर लो, मेडिकल कर लो, ज़िंदगी उससे भी बड़ी है। मतलब अब तो हमसे कोई पूछता है तो हम तो कहते हैं यार इंजीनियरिंग मत कराओ, इकोनॉमिक्स पढ़वाओ बच्चे को, कुछ और पढ़वा दो। इंजीनियरिंग ठीक है, ठीक है। जैसे लोग नहीं कहते हैं, बीजेपी वाले लोग कहते हैं हिंदुइज्म इज़ नॉट अ रिलीजन, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। उसी तरह इंजीनियरिंग वाले बच्चे कहते हैं इंजीनियरिंग इज़ नॉट अ डिग्री, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, है ना। इट टीचेज यू हाउ टू लिव, इस तरह की बातें करते हैं। ठीक बात है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या? आफ्टर दैट व्हाट? इतने इंजीनियर्स हैं, कितना क्वालिटी हम लोग जनरेट कर पा रहे हैं ये भी देखें, इस पे भी चर्चा हो ही जानी चाहिए ना। कोई बात नहीं, लेट्स मूव अहेड। इंपॉर्टेंट फॉर योर साइंस टेक, AI के लिए इंपॉर्टेंट है। AI कर लो, इंडस्ट्री कर लो। सरकार 1,000 करोड़ 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा AI इंडिया पे, इंडिया AI मिशन पे। यूनियन गवर्नमेंट कह रहे हैं, अश्विनी वैष्णव साहब हैं, उनका कहना है। क्या होगा उससे? दे वॉन्ट टू enable domestic manufacturing of AI chipset, domestic manufacturing of AI chipset। अभी हमने आपको कहा था chipset, chips, या these are the chip is the new oil। ये हम अक्सर आप बात करते हैं, आप देखेंगे कि एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड दिस। ठीक है, इससे क्या होगा? इतने पैसे खर्च करके ये क्या कहना चाह रहे हैं? दे वांट टू AI चिपसेट बनवाना चाह रहे हैं, GPUs बनवाना चाह रहे हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स बनवाना चाह रहे हैं, एंड अदर कंप्यूटिंग हार्डवेयर एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग AI मॉडल्स। ठीक है,
इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे, या कर ही लेते हैं, साथ ही में कर लेते हैं ना, फिर हम पीछे आ जाएंगे। Now let me go there. Where is the explain? Yeah. India's 10,000 करोड़ AI मिशन कह रहा है कि गवर्नमेंट विल सब्सिडाइज प्राइवेट फर्म्स लुकिंग अप टू सेट अप एआई कंप्यूटिंग कैपेसिटी इन इंडिया। दिस इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ बिल्डिंग अ लार्ज एआई सिस्टम। एआई सिस्टम पे दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो एआई की रेगुलेशन की बहुत हल्ला हो रही है, एआई को रेगुलेट करना है, डीप फेक ये सब हम लोग पढ़ते रहते हैं अक्सर, ठीक है। दूसरा कह रहा है एआई इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, कैसे प्रमोट करेंगे? सब्सिडी दे के, सब्सिडी देना है किसको? जो कि जीपीयूज बनाएगा, चिपसेट्स बनाएगा, ठीक है। कितने का सब्सिडी सरकार प्लान कर रही है, कितना इन्वेस्टमेंट सरकार प्लान कर रही है? 10,000 करोड़। अगर आप एग्जैक्ट देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा, 10,372 करोड़ है, ठीक है। टू मूव address a key shortcoming in concurrently has it unlocking opportunities around generating artificial intelligence that of computing hardware। कितना है? मिशन का नाम है इंडिया एआई मिशन। 10,372 करोड़ रुपए खर्च करनी है सरकार को अगले 5 साल में, अंडर विच गवर्नमेंट एलोकेट फंड्स टुवर्ड्स सब्सिडाइजिंग प्राइवेट कंपनीज लुकिंग टू सेट अप एआई कंप्यूटिंग कैपेसिटी इन द कंट्री। ठीक है, फेयर इनफ बात हो गई। Why is India plan for setting up AI computing capacity? Under the India AI mission, the government will look to establish a computing capacity of more than 10,000 GPUs. This is important. And also help develop foundational models with a capacity of more than 100 billion parameters trained on database covering major Indian language for priority sector like healthcare, agriculture and governance. While the infrastructure is being set up, priority will be given to selecting the most advanced GPUs. एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात हो गई, यहाँ पे आपको पढ़ना है, ये वाला पढ़ना, व्हाट अबाउट एआई रेगुलेशन एंड एस्पेक्ट्स ऑफ सेफ्टी। ठीक है, उनका कहना है इलेक्शन के बाद इस पे बात करेंगे, बट ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। आइए अब अगर पीछे कुछ छूटा हो तो वो देख लेते हैं, दो तीन चीज़ें। हाँ, मूर्ति जी को पार्लियामेंट में बुला लिया गया, राज्यसभा के मेंबर्स, राज्यसभा। अब आपको बताना है प्रेसिडेंट कितने लोगों को नॉमिनेट कर सकता है और कौन कौन से एरिया में नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है। ये आप रिवाइज कर लीजिएगा, प्रेसिडेंट और गवर्नर। प्रेसिडेंट राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं, गवर्नर कहाँ नॉमिनेट करते हैं? एमएलए को या एमएलसीज को, ये आप देख लीजिएगा। कितने फील्ड? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। डू रिविजिट दिस टॉपिक प्रीलिम्स में। और इनको आउट ऑफ दीज फोर 1 2 3 4 कि कौन से एरिया के तहत इनको नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। ये पढ़ लेना है, बाकी तो ये इंपॉर्टेंट है यार, ये हमको बताना ही पड़ेगा। पहले हम ये इसकी कहानी बता देते हैं, ये टॉपिक किस चीज़ से डील करता है, फिर हम आपको बताएंगे कि हमको इस टॉपिक से क्या चुराना है, ठीक है। डाइटरी चार्ट पे बात कर रहा है, अभी जो रिसेंटली आपने कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे किया है उस पर ये चर्चा कर रहा है। उस पर चर्चा करने के बाद ये व्यक्ति बता रहा है, जिन्होंने भी आर्टिकल लिखा है, कि इंडिया स्पेशली विलेज वाले लोग जो हैं, काफ़ी बड़ा कलम हो गया, कलम थोड़ा छोटा करने दो बाबू, काफ़ी डार्क हो गया। हाँ, विलेज में कंजम्पशन ऑन फूड इज लेस देन 50%। दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट ओकेजन जहाँ पे कि फर्स्ट टाइम क्या हुआ, शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड फॉर रूरल हाउस होल्ड हैज़ कम डाउन टू लेस देन 50%। लेकिन एक बैड न्यूज़ क्या है, दिस इज़ अ गुड न्यूज़, कि कंजम्पशन हाउस होल्ड का फूड पे 50% से कम हुआ है। तो 50% से ज़्यादा चीज़ें ये कहाँ पे खर्च कर पा रहे हैं? ये खर्च कर पा रहे हैं ऑन अदर कंज्यूमर गुड्स विच इंडिकेट्स अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अदर गुड्स विच इंडिकेट्स अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि उनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई है, मेरी समझ से उनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई है, इसलिए उनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका अच्छा होते जा रहा है। लेकिन एक ख़राब बात क्या निकली है? एक ख़राब बात ये निकल के आई है दोस्त, कि जो प्रोसेस्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड का कंजम्पशन बढ़ा है देश में, इंक्लूडिंग रूरल एंड अर्बन एरियाज। सो प्रोसेस्ड फूड विच इज़ नॉट अ हेल्दी चॉइस, दिस इज़ एन अनहेल्दी चॉइस, इसका कंजम्पशन बढ़ गया है इंडिया में। अब इस पे अपन कुछ चर्चा कर लेते हैं कि इसको मद्देनजर रखते हुए जब भी आप अब आंसर लिखोगे, व्हेन एवर देयर इज न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी,
हंगर, इस तरह के टॉपिक्स जब भी आप आंसर लिखोगे इस पे अपने इकोनॉमिक्स में, तो आपको यहाँ से कुछ पॉइंट्स चुराने हैं। पहला है न्यूट्रिशन लिटरेसी विल एजुकेट कंज्यूमर्स अबाउट हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। पॉइंट नंबर 1, दिस यू नीड टू राइट। उसके बाद सरकार को कहना चाहिए फ्रंट ऑफ पैक फूड लेबलिंग विल मेक कंज्यूमर्स अवेयर ऑफ द कंपोजिशन ऑफ प्रोसेस्ड फूड। ये नॉर्मली लोग करते ही हैं, बट चूंकि लिटरेसी नहीं होती है तो ये हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। दूसरा चीज जो ये सजेस्ट कर रहे हैं, अ स्टडी कमीशन बाय द नीति आयोग रिकमेंड्स 20% टू 30% एडिशनल हेल्थ टैक्स टू जीएसटी। मतलब जीएसटी तो आप लगाओ ही प्रोसेस्ड फूड पे, उसके अलावा उस चीज पे 20 से 30% हेल्थ टैक्स के नाम का एक टैक्स लगा दो जीएसटी के ऊपर, ताकि उसकी वैल्यू बढ़ जाए, उसका प्राइस बढ़ जाए और लोग का उसको कंज्यूम करना कम हो जाए। जैसे किस चीज पे? ऑन हाई फैट, हाई शुगर एंड हाई सॉल्ट, HFSS फूड्स कहते हैं उसको, हाई फैट शुगर एंड सॉल्ट फूड्स पे। ये कौन कौन से देश करते हैं? ये करते हैं डेनमार्क करता है, फ्रांस करता है, हंगरी करता है, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएस। ये डेडिकेटेड टैक्स है उनका इस पे। तीसरा चीज जो बड़ा अच्छा सजेशन ये दे रहा है कि प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग आउट इज इंक्रीजिंग, इसलिए गवर्नमेंट को लो कॉस्ट ईटरीज खोलना चाहिए और सरकार को इसको एज एन इन्वेस्टमेंट देखना चाहिए इन पब्लिक हेल्थ एंड नॉट एज अ लॉस इनकरिंग लायबिलिटी। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम लोग बच्चे थे तो हमारे पेरेंट्स भी बाहर खाने कहाँ जाते थे? रेस्टोरेंट में हम लोग कहाँ जाते थे? मतलब अगर हमको मेरा ही बर्थडे होता था या किसी का भी बर्थडे होता था, समोसा वमोसा मंगा लेते थे, घरे में करते थे। मंदिर चले गए सुबह, शाम में समोसा मंगा के सबको समोसा मिठाई सब खिला दिया, या अगर बहुत खुश हैं तो पेरेंट्स, मम्मी ही खाना बनाती थी, पूरी पनीर चिकन ये सब मम्मी लोग ही घर में बनाती थी। लेकिन आज के डेट में देखो, पेरेंट्स का एनिवर्सरी भी हो तो आप कोशिश करते हैं रेस्टोरेंट में मनाने का। तो गोइंग आउट एंड ईटिंग इन द रेस्टोरेंट हैज़ इंक्रीज्ड, इसलिए सरकार को चाहिए कि लो कॉस्ट ईटरीज ओपन करना चाहिए। ठीक है, ये और सजेस्ट कर रहे हैं कि उन लो कॉस्ट ईटरीज में आपको क्या सेल करना चाहिए? हेल्दी ऑल्टरनेटिव सच एज बटर मिल्क ओवर शुगरी बेवरेजेस कुछ भी टेकन अप। ठीक है, एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट ये बढ़िया चीज बता रहे हैं, ग्रेटर अलोकेशन ऑफ वेजिटेबल्स इन गवर्नमेंट आंगनबाड़ीज एंड स्कूल नून मील्स, आफ्टरनून में जो मील होता है, मिड डे मील्स, दैट वुड गो लॉन्ग वे इन प्रमोटिंग हेल्दी ईटिंग हैबिट्स एंड इंप्रूविंग न्यूट्रिशन। और lastly, PDS basket should be expanded to provide greater diversity of food as a way of ensuring nutrition security। ठीक है, ये 6 पॉइंट्स अगर आपने यहाँ से नहीं चुराए हैं तो ये आर्टिकल पढ़ने का कोई खास मकसद रह नहीं जाता है। अब आप कहोगे सर आपने तो आर्टिकल 370 बताया ही नहीं। दिस इज बीपीएससी के लिए हमको उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, इसलिए हम इस टॉपिक पे उतना चर्चा नहीं करेंगे। प्लस हमको लगता है कि इस टॉपिक को इस वीडियो में कवर करके हम जस्टिस दे नहीं पाएंगे दोस्त, फ्रैंकली स्पीकिंग। I will not be able to give justice to the topic in this 2-3-5 minutes of video। अगर कहोगे तो इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे आर्टिकल 370 अगर आपको समझना हो तो। ठीक है, हैविंग सेड दैट, बाय फॉर द डे, टेक केयर, स्टडी वेल। मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और चीज़ को डिस्कस करते हुए। बाय, टेक केयर।